सरला जी और महेश जी ने अपनी बेटी आयुषी की शादी 12 साल पहले बहुत धूमधाम से मृगांक के साथ की थी। सरला जी और महेश जी शुरू से ही बेटे और बेटी को बराबर मानते थे और उन्हें बराबर का हक देने के पक्ष में थे। महेश जी ने अपनी नौकरी की सेविंग से एक काफ़ी बड़ा प्लॉट खरीदा था जो उन्होंने अपनी बेटी आयुषी के नाम पर कर दिया था, और बेटा नैवेद्य वह अपनी मम्मी पापा के साथ उनके घर में ही रहता था। लेकिन उस प्लॉट की कीमत और घर की कीमत में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका था, क्योंकि घर काफ़ी छोटा था और जैसे तैसे उसमें गुजारा हो रहा था। महेश जी ने सोचा था कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो वह इस घर को बेचकर और उन पैसों को मिलाकर अपने और नैवेद्य के लिए एक अच्छा बड़ा घर ले लेंगे, क्योंकि एक घर में वह दोनों पति पत्नी, बेटा बहू और उनके बच्चे, जिन्हें कि अब अपना रूम चाहिए था, उन सब के रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कुछ समय के बाद महेश जी रिटायर हो चुके थे और उन्होंने नैवेद्य से बोल दिया था कि वह कोई अच्छा 4-5 बेडरूम का घर देखे तो वह अपनी सेविंग लगाकर और इस घर को बेचकर वह घर खरीद लेंगे। और नैवेद्य घर देख रहा था। उन लोगों को एक घर पसंद भी आ चुका था जिसमें 5 बेडरूम थे, एक बड़ा सा हॉल था, एक काफ़ी बड़ा किचन था। महेश जी, सरला जी, नैवेद्य, उसकी पत्नी रूप और बच्चों के लिए पर्याप्त जगह थी। साथ ही साथ आयुषी और मृगांक भी अगर आते तो उनके लिए भी एक बेडरूम एक्स्ट्रा था। इसलिए महेश जी ने उस घर को फाइनल कर लिया था और बयाना देकर घर का एग्रीमेंट भी करवा लिया था और अपने छोटे घर के बिकने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सारी कीमत देकर उस घर को अपने नाम करवा सकें। लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। एकाएक पता नहीं क्या हुआ, महेश जी ने इस दुनिया से विदा कह दिया और सब कुछ तितर बितर हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह एकाएक क्या हो गया। 1-2 महीने में किसी तरह से परिवार संभल गए। नैवेद्य के सर पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। खैर, अब वह यह जिम्मेदारी तो नैवेद्य को निभानी ही थी। सरला जी अब अकेली हो गई थी और बेटी आयुष और दामाद मृगांक अब सरला जी से मिलने अक्सर आने लगे थे। मृगांक एक बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था और अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकता था। साथ ही साथ आयुषी उसके साथ रहते रहते वैसी ही शातिर हो चुकी थी। सरला जी काफ़ी अकेली पड़ चुकी थी और अब इसका फ़ायदा उठाने वाले थे मृगांक और आयुषी। काफ़ी बड़ी खुराफाती चल रही थी मृगांक के दिमाग में। महेश जी ने घर के लिए कुछ एडवांस दे रखा था और बाकी के पैसे वह धीरे धीरे करके देते। साथ ही अपना घर बेचने की तैयारी भी थी उनकी, ताकि बिना किसी लोन के उस बड़े घर को वह खरीद सकें। लेकिन मृगांक और आयुषी लगातार सरला जी के दिमाग में गलत बातें भरने लगे और उन्हें समझाने लगे कि अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे और आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो कुछ भी जमा पूंजी बैंक में है पापा ने छोड़ रखी है, वह सब कुछ आप एक बड़ा घर खरीदने में लगा दें और आपके हाथ बिल्कुल खाली हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो आपके बेटा बहू आपको कभी नहीं पूछेंगे। आपने तो देखा ही होगा अकेली बेचारी औरत का क्या हश्र करते हैं उनके बेटा बहू। नैवेद्य और रूप भी जब तक पापा थे आपकी इज्जत करते थे, पर अब वह आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाले। तो भूल कर भी बैंक में रखे पैसे निकाल कर घर खरीदने में लगाने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अगर उन्हें बड़ा घर चाहिए तो वह अपने पैसों से खरीद लेना। आप क्यों अपने पैसे उन्हें देंगी? ऐसी बेवकूफ़ी करेंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। लगातार सरला जी के मन में नैवेद्य और रूप के खिलाफ मृगांक और आयुषी जहर भरने लगे, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। अब नैवेद्य और रूप की कही गई सही बात भी सरला जी को बुरी लग जाती थी और उन्हें लगता था कि महेश जी के गुजरने के बाद अब उनके बेटे बहू उनकी कोई इज्जत नहीं करते और उन्होंने अपने बेटे बहू से एक दूरी बनानी शुरू कर दी थी और बेटी दामाद के करीब आती जा रही थी। आखिर रोज़ चाशनी में जहर घोलकर भरा जो जा रहा था उनके दिमाग में। फिर एक दिन नैवेद्य ने सरला जी से बोला, मम्मी, इस घर की डील फाइनल हो रही है। कुछ महीनों में मैं इस घर को बेच दूंगा। आप फ्लैट की थोड़ी और रकम डीलर को दे दीजिए। बाकी जब यह घर बिकेगा तो सीधा उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। सुनकर सरला जी हैरान हो गई, क्योंकि आयुषी और मृगांक ने अच्छे से समझाया था कि उन्हें बैंक में रखे पैसे बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, और उन्होंने साफ मना कर दिया और बोल दिया, अब तेरे पापा नहीं रहे, मेरे पास क्या जमा पूंजी है। मैं बैंक में रखे पैसे कहीं पर भी लगाने वाली नहीं। तेरे पापा होते तो दूसरी बात थी,
लेकिन अब मैं अपने हाथ खाली नहीं करूँगी। इस पर नैवेद्य ने कहा, लेकिन मम्मी, यह तो पापा का ही फैसला था ना। पापा होते तब भी यह रकम निकलती, तब भी तो हाथ खाली होते। और रही बात आपकी, तो पापा की पेंशन तो आ रही है ना, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी। और फिर मैं हूँ ना, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? लेकिन सरला जी ने गुस्से में बोला, कोई बेटा बहू अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, बस स्वार्थ का रिश्ता रखता है। मैं कोई पैसा नहीं देने वाली। सुनकर नैवेद्य हैरान हो गया और बोलने लगा, मम्मी, पापा ने एडवांस में काफ़ी पैसे दे रखे हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके दिए गए पहले के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस घर का एग्रीमेंट हो रखा है। सरला जी के दिमाग में अच्छे से जहर भरा था मृगांक और आयुषी ने, और उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं, पैसे जाते हैं तो जाए, मैं अब बाकी के पैसे नहीं देने वाली, और ना ही यह घर बेचने की कोई ज़रूरत है। आज तक इसी घर में रह रहे थे ना, आगे भी रह लेंगे। और अगर तुझे यह घर छोटा लग रहा है तो अपनी कमाई से बड़ा घर ले ले, मैं कोई पैसे देने वाली नहीं, या तो लोन से ले ले, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। नैवेद्य अभी लोन के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी और इतनी उसकी सेविंग भी नहीं थी कि वह अपनी सेविंग से बड़ा घर ले सकता। इसलिए उसने माँ से कोई बहस नहीं की और सोचा कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में काफ़ी वक्त है, वह धीरे धीरे माँ को समझा लेगा। लेकिन रूप को गुस्सा आ रहा था और उसने बोला, यह सब कुछ आयुषी और मृगांक का किया धरा है। रोज़ नियम से मम्मी जी के कान भरते रहते हैं वह दोनों। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं वह दोनों? उनकी शादी में इतना बड़ा प्लॉट पापा ने उन्हें दे तो दिया, जिसकी कीमत इस घर से बहुत ज़्यादा थी, और अब जब हमारी बारी आई तो मम्मी जी को भड़का दिया। क्या हमारा पापा जी के पैसों पर कोई हक नहीं, सिर्फ उनकी बेटी दामाद का हक है? लेकिन नैवेद्य को पता था यह सारी बातें मम्मी से करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मम्मी के लिए बेटे बहू कभी भी अपने नहीं होंगे, बल्कि बेटी दामाद ही हमेशा अपने रहेंगे। क्योंकि बहू चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सास के लिए बेटी ही मायने रखती है, यह बात तो दुनिया जानती है। नैवेद्य ने अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया। वह फालतू का बवाल नहीं करना चाहता था, और महेश जी द्वारा दिया गया एडवांस बर्बाद होने के कगार पर जा रहा था। अब आयुषी और मृगांक ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया, और आयुषी ने मम्मी को समझाना शुरू किया, मम्मी, अभी तो आपके हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देंगे ना, आपका बेटा बहू आपकी बहुत दुर्गति कर देंगे। सब कुछ होते हुए भी आप असहाय हो जाओगी। मुझसे तो यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा मम्मी। लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं तो खुद एक छोटे से घर में रहती हूं, जिसमें मेरी सासू माँ और हम दोनों और हमारे बच्चे रहते हैं। वरना मैं आपको अपने साथ लेकर चली जाती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कुछ सालों बाद आपके हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अब रोज़ यही बातें आयुषी और मृगांक सरला जी के दिमाग में भरने लगे, और आयुषी रोज़ यही रोना रोती कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं थोड़ा बड़ा घर खरीद लेती और आपको अपने साथ ले जाती, फिर आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। और सरला जी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई कि बुढ़ापे में उनकी सेवा उनके बेटी दामाद ही करने वाले हैं, बेटा बहू तो उन्हें पूछने वाले भी नहीं। रूप भी अब सरला जी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश करती थी, सरला जी ने उससे एक दूरी बनाकर चलती थी और कभी उस पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए रूप ने भी अब गुस्से में सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन आयुषी और वेदांत ने अपनी शातिर चाल चलनी बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, और आयुषी अब अपनी माँ का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। साथ ही साथ यह बोलने से भी नहीं चूकती थी कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो पापा ने जो प्लॉट मुझे दिया था, मैं उसमें ही एक अच्छा सा घर बना देती, फिर आपको भी अपने साथ रख लेती। पर घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, हमारा उतना बजट नहीं, और घर बनने में वक्त भी लगेगा। और मृगांक के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं कि वह घर बनवाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लें और वहाँ की देखभाल कर सकें। और मैं भी नहीं देख सकती, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है और घर के भी काफ़ी काम होते हैं। मुझे आपके लिए बहुत चिंता होती है मम्मी। आप कैसे इन लोगों के साथ रहोगी जो अभी आपकी कोई परवाह नहीं कर रहे? वह बाद में तो आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। सरला जी के दिमाग में इतना जहर भर दिया था आयुषी और मृगांक ने कि सरला जी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, और उन्हें बस यही लग रहा था कि अब उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उनके बेटा बहू उनकी बहुत दुर्गति करने वाले हैं। एक दिन परेशान होकर उन्होंने मृगांक और आयुषी से बोला, बेटा, तुम्हारे पापा जी ने जो घर का एग्रीमेंट किया था उसमें अभी वक्त है, और वह एग्रीमेंट अभी टूटा नहीं है, तो बैंक में जो पैसे हैं
वह पैसे मैं उस घर के लिए दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे और लगाने पड़ेंगे उस घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए। अगर किसी तरह से उस घर को हमने ले लिया तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ रह लूँगी। कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कटेगा, वरना मेरी तो दुर्गति निश्चित है। अगर बेटी के पास रहूँगी तो आराम से रह तो पाऊँगी। मृगांक और आयुषी यही तो चाहते थे और उन्होंने सरला जी से नैवेद्य और रूप को कुछ भी बताने से मना कर दिया और बाकी का पैसा मृगांक ने अपनी तरफ से लगाने के लिए बोल दिया, जिसे सुनकर सरला जी गदगद हो उठी। कहाँ बेटा उनके लिए घर नहीं ले सका और कहाँ दामाद उनके लिए बड़ा घर लेने को तैयार हो गया। सरला जी ने बैंक में रखे सारे पैसे मृगांक को दे दिए और बाकी के पैसे मृगांक ने लोन करवा लिए थे। और फिर वह घर जो नैवेद्य और रूप के लिए खरीदा जाने वाला था, मृगांक और आयुषी ने धोखे से खरीद लिया। मृगांक ने क्योंकि लोन करवाया था अपने नाम पर, इसलिए फ्लैट की रजिस्ट्री मृगांक के नाम पर की गई और मृगांक के लिए तो सरला जी आश्वस्त थीं कि भले उनका बेटा उनका ख्याल रखे ना रखे, उनके बेटी दामाद उनका ख्याल जरूर रखेंगे। इधर नैवेद्य और रूप को पता भी नहीं था कि सरला जी ने बैंक में रखे सारे पैसे मृगांक और आयुषी को वही घर खरीदने के लिए दे दिए हैं। सरला जी ने अब एक दिन नैवेद्य और रूप से बोला कि वह मृगांक और आयुषी के साथ उनके घर में रहने के लिए जा रही हैं और सरला जी आयुषी के घर चली गईं। नैवेद्य और रूप हैरान थे कि आखिर सरला जी उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हैं। रूप का तो खैर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास के मन में उसके लिए कितनी नफरत है, इसलिए वह भी अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन नैवेद्य बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, सरला जी अब आयुषी के साथ रहने लगी थी और लग रहा था कि अब वह बहुत चैन से रहेंगी। लेकिन जल्दी ही उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। आयुषी का घर में रहने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अपना घर अपना ही होता है और बेटे के घर में आप नहीं रह सकते। मृगांक ने घर अपने नाम पर खरीदा था, इसलिए उसके माँ बाप बहुत हक से उस घर में रह रहे थे। लेकिन सरला जी ने अच्छी खासी रकम लगा दी थी उस घर के लिए। लगभग 80% रकम सरला जी ने ही लगाई थी, लेकिन उस घर में उनका कोई हक नहीं था। मेहमानों की तरह व्यवहार किया जाता था उनके साथ और कभी कभी तो आयुषी की सासू माँ ताना भी मार देती थी उन्हें कि ज़माना कितना भी बदल जाए, बेटी का घर रहना समाज में अच्छी नज़रों से थोड़ी ना देखा जाता है। कुछ नहीं बोल पाती थी सरला जी उस वक्त। आयुषी की सास यह भी बोलने से नहीं चूकती थी कि हर कोई मेरी तरह भाग्यशाली थोड़ी ना होता है कि मेरे जैसे बेटा बहू उनको मिल जाए। मैं तो भाई आराम से अपने घर में रहती हूँ और कभी कभी मेरी बेटी मुझसे मिलने आती है। कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें दामाद का सहारा लेना पड़ता है। यह सब कुछ सुनकर आयुषी और मृगांक कभी भी अपनी माँ को नहीं टोकते थे, जिसे देखकर सरला जी हैरान होती थी। उन्हें लगता था वह आयुषी के घर में कैसे रहती हैं। यह घर तो उनका है, उनके पैसों से खरीदा गया है। मृगांक ने बहुत थोड़े पैसे लगाए हैं और अगर वह चाहें तो अपने जेवर बेचकर उन पैसों को भी चुका सकती हैं। लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्सर उनके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा था उस घर में। और जब एक दिन बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने आयुषी की सास को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। साथ ही साथ यह भी बोल दिया कि यह घर उनके पैसों से खरीदा गया है और जो लोग लोन मृगांक ने लिया है वह चाहे तो उस लोन को भी एक दिन में चुका सकती हैं। गुस्से में सरला जी ने आयुषी की सास की बहुत बेइज्जती कर दी थी और यह सब कुछ मृगांक ने अपने कानों से सुन लिया था। उससे बिल्कुल भी अपने माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सरला जी को अच्छा खासा सुना दिया और बोल दिया, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे मम्मी से ऐसे बात करने की। मेरे ही घर में रहती हैं, मेरा ही खाती हैं और मेरी ही मम्मी को 4 बातें सुना रही हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, यह मेरा घर है, मेरे नाम पर है और मेरे घर में मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर रह सकती हैं तो रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं, आप जा सकती हैं। सरला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इतनी फिक्र करने वाला उनका दामाद उनके साथ ऐसा कर सकता है कि तभी आयुषी वहाँ आ गई और बोली, क्या मम्मी करवा दी ना मेरी बेइज्जती? क्या चुपचाप 2 रोटी खाकर रह नहीं सकती हो यहाँ पर? फालतू में दिन भर ज़ुबान चलाती रहती हो। तुम्हें तो पता है मृगांक अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। अब तुम्हारी वजह से मेरे और मृगांक के बीच में लड़ाई हो जाएगी और मेरे घर में कलह होगा। क्या माँ अपने बेटे बहू से तो बनाकर रख नहीं पाई और अब बेटी दामाद के घर में भी आग लगा दी। आप जैसी औरतें होती ही ऐसी हैं जो जहाँ भी जाती हैं बस आग लगाती हैं। लेकिन आपकी वजह से मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूँगी। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए और अपने बेटे बहू के पास जाकर रहिए,
वरना मेरा घर टूट जाएगा आपकी वजह से, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सुनकर सरला जी हैरान हो गई और उन्होंने आयुषी से बोला, क्या बकवास कर रही है तू? यह घर मेरा है, मेरे पैसों से खरीदा गया है और इसी भरोसे पर खरीदा गया है कि मैं यहाँ रहूँगी, और अब तू ही मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। आयुषी ने बहुत ही बदतमीजी से बोला, मम्मी, यह आपका नहीं, मृगांक का घर है और उनके नाम पर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, आप जा सकती हैं। सरला जी को समझ में आ चुका था कि किस तरह से बेटी और दामाद ने मिलकर उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया, और साथ ही साथ बेटे बहू से रिश्ते भी खराब करवा दिए। उन्होंने आयुषी से बोला, बहुत गलत किया है तूने। तेरी शादी के वक्त ही तेरे पापा ने तुझे तेरा हक दे दिया था, इतना बड़ा प्लॉट तेरे नाम पर कर दिया था जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, और उसके बाद भी तूने अपने भाई के हक के पैसे मुझे भड़काकर मेरा ब्रेन वॉश करके हड़प लिए। बहुत गलत काम किया है तूने। माँ हूँ, बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत कर दिया। अब किस मुंह से उन्हें मैं सारा सच बताऊंगी? उन्हें तो अभी यह भी नहीं पता कि मैंने बैंक में रखे सारे पैसे निकाल कर तुझे दे दिए हैं, और उनके लिए ख़रीदा जाने वाला घर तेरे पति के नाम पर खरीद लिया गया है। याद रखना, बहुत पछताएगी तू। बहुत गलत किया है तुमने, कहकर सरला जी वहाँ से निकल गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। कितनी बड़ी गलती तो कर चुकी थी वह, अपने बेटी दामाद के बहकावे में आकर, और आज पूरी तरह से खाली भी हो चुकी थी। किस मुंह से जाती वह नैवेद्य और रूप के पास और क्या बताती उन्हें? लेकिन सच तो उन्हें बताना ही था, और हिम्मत करके वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, नैवेद्य और रूप को सारा सच बताने के लिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए। इधर आयुषी और मृगांक अपनी चाल में कामयाब हो चुके थे, और पापा की सारी जमा पूंजी उनके हाथ में आ चुकी थी, जिससे उन्होंने एक आलीशान घर भी खरीद लिया था। प्लॉट तो उन्हें पहले ही मिल चुका था। माँ बाप की संपत्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने अकेले हड़प लिया था। क्या बचा था नैवेद्य और रूप के पास एक छोटे से घर के अलावा? खैर, सरला जी ने अपनी बेवकूफ़ी में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी तो कर दी थी, पर अब वह क्या करती? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वह आंखों में आंसू लिए अपने घर की डोरबेल बजा रही थी, और नैवेद्य ने दरवाज़ा खोला। इस तरह से बेहाल अवस्था में आंखों में आंसू लिए सरला जी को देखकर दोनों हैरान हो गए। नैवेद्य उन्हें जल्दी से अंदर ले आया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके सरला जी अपनी गलती मानते हुए नैवेद्य को सारा सच बता रही थीं, जिसे सुनकर नैवेद्य और रूप हैरान हो गए, और नैवेद्य बस इतना ही बोला, क्यों माँ? क्यों माँ बाप एक बेटी दामाद के ऊपर तो भरोसा करते हैं, पर एक बेटे बहू पर उन्हें भरोसा नहीं होता। माँ, जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, और जिस तरह से बहू दूसरे घर से आती है उसी तरह से दामाद भी दूसरे घर से ही आता है। फिर ऐसा क्यों होता है माँ? क्यों? अगर बेटी पर भरोसा है तो बेटे पर क्यों नहीं? अगर दामाद पर भरोसा है तो बहू पर क्यों नहीं? सरला जी के पास नैवेद्य की बातों का कोई जवाब नहीं था, और वह आंखों में आंसू लिए बस नैवेद्य और रूप से अपने किए गए भूल की माफ़ी मांग रही थी। नैवेद्य और रूप भी क्या करते? माँ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे दी थी। उनका पूरा हक था अपनी संपत्ति पर, और यह घर भी पापा का था, यानी कि माँ का था, तो वह पूरे हक से अपने घर में रह सकती थी। और कुछ भी हो, नैवेद्य और रूप ने कभी भी सरला जी की अनदेखी नहीं की थी। वह तो आयुषी और मृगांक के द्वारा घोला गया जहर था जो सरला जी के दिमाग में भरा हुआ था, लेकिन आज खुद उसी बेटी दामाद ने उनके दिमाग में भरे उस जहर को निकाल दिया था, अपनी सच्चाई दिखाकर। दोस्तों, इस कहानी को फ़िलहाल यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुषी और मृगांक को सरला जी, नैवेद्य और रूप ने कैसे सबक सिखाया, तो इस कहानी का अगला भाग भी लाया जाएगा। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट ज़रूर लिखिएगा।